हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी पीवाईक्यू। जितने भी बीपीएससी में इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं, खास करके प्राचीन इतिहास से, उसको आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, आपको 100% फायदा होने वाला है। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, आपको ये वीडियो 100% उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। तो आज सबसे पहले शुरू होगा प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले प्रारंभ होगा हमारा पाषाण काल से। कहां से होगा? पाषाण काल से। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ताम्रपाषाण युग को क्या है? कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा घाटी से। कहां से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? भीमबेटका स्थल स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब है हमारा मिलान करने वाला। तो मिलान करने वाला है, सूची ए और सूची बी को मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए मिला देते हैं, उतनूर। उतनूर जो है यह अवस्थित है तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। दूसरा है चिरांद। चिरांद कहाँ अवस्थित है? चिरांद हमारा बिहार में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? चिरांद बिहार में। ठीक है। अब है गुफकराल। तो गुफकराल हमारा अवस्थित है कश्मीर में, और पायमपल्ली हमारा अवस्थित है तमिलनाडु में। तो एक बार और इसको हम मिला देते हैं, आपको याद हो जाएगा। उतनूर अवस्थित है कहाँ? तेलंगाना में। चिरांद बिहार में। गुफकराल कश्मीर में, और पायमपल्ली तमिलनाडु में अवस्थित है। एक बार और इसको देख ले, उतनूर हो गया तेलंगाना, चिरांद हो गया बिहार, गुफकराल हो गया कश्मीर, पायमपल्ली हो गया तमिलनाडु में। अब अगला है, ताम्रपाषाण युगीन को मिलाना है सभ्यता से, यानी ताम्रपाषाण युगीन स्थल और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियां। तो ये मिल जाएगा सबसे पहले आहार। आहार हो जाएगा हमारा बनास। किस नदी? बनास। कायथा हो जाएगा हमारा ताप्ती। कायथा हो जाएगा ताप्ती, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा कालकी यानी सिंध। देखिए इसका आंसर ही हम देख लेते हैं एक ही बार। देखिए ये हमारा आहार हो गया बनास, कायथा हो गया काली सिंध, स्वालदा या सवालदा हो गया ताप्ती, मालवा हो गया नर्मदा। एक बार और बोल लीजिए आप। आहार हो गया बनास नदी, कायथा हो गया काली या सिंध नदी, स्वालदा या सावदा हो गया ताप्ती नदी, मालवा हो गया नर्मदा नदी। अब है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से प्रश्न। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, आदि ऐतिहासिक काल। ये देखिए 39वीं बीपीएससी में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, लोथल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोथल। इसी को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, लोथल। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेसोपोटामिया यानी इराक की सभ्यता। ये कहाँ था उस समय? वर्तमान का इराक। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया, जो इराक में। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी घोरा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो भी थे उनको घोरा के बारे में जानकारी नहीं था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए, तो बनावाली तथा कालीबंगा नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है। कहाँ से? बनावली और कालीबंगा से। तो ये हो जाएगा बनावली और कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों का निशान मिले हैं? जुते हुए खेतों का निशान मिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य या निशान मिले हैं। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए कालीबंगन, जो कि किस राज्य में है? राजस्थान। निम्नलिखित में से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी B.A. स्मिथ नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए लाल रंग का उपयोग हुआ था। याद रखना है किस रंग का? रेड कलर का जो है उपयोग हुआ था। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्ष की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 900 वर्ष। यानी IIT खड़गपुर के अनुसार जो है माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लगातार 900 वर्ष बारिश न होने की वजह से ये सभ्यता जो है समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब है वैदिक काल। वैदिक काल निम्नलिखित में से कौन सा ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी गार्गी। तो घोषा, अपाला, विश्वारा ये तीनों ऋग्वेद में सूत्रीय मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां हैं, अतः इन्हें ऋग वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत गार्गी उत्तर वैदिक या उपनिषद युग की दार्शनिक है, ना कि ऋग वैदिक युग की। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी राजगृह। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नौवा मंडल। कौन सा मंडल? सोम को, नौवा मंडल। ऋग्वेद संहिता का नौवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सोम और इस पे पर नामाकृत देवता को। सोम और इस पे पर नामाकृत देवता को। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऋग्वेद में मिलता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी धर्मशास्त्र के समय। यानी किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। बोगसगोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगसगोई का महत्व इसलिए है वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी परूसनी नदी के किनारे। यानी अब वर्तमान में इस नदी का नाम रावी है। किस नाम से जाना जाता है? रावी है। अब है उत्तर वैदिक काल के दौरान उचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन एवं ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिक पर चर्चाएं शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ए उपनिषद। अब है बौद्ध धर्म से देखा जाए तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया बीपीएससी में, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी लुम्बिनी, नेपाल में। ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। महात्मा बुद्ध ने अपने पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सारनाथ में। इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध को। किसको? गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इसका सुमेल करना है। तो ये एक हो जाएगा, जन्म हो गया लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति ये कहाँ हो गया? तो ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ। प्रथम प्रवचन कहाँ? सारनाथ। निधन ये हो गया कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए एक बार और हम देख लेते हैं। जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निधन हो गया कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, राजगिरी में। कहाँ? राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा महाकश्यप। आप इसको इस तरह से ट्रिक से याद रख सकते हैं, मुसा मो, है ना। तो मो से महाकश्यप। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजगिरी या राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगिरी या राजगीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में। अब इसको याद रखने का भी एक तरीका है कि हम पहले कहाँ हुआ था। इसको बोलते हैं रब पाक। ठीक है, रब पाक। रब पाक। रौ से राजगीर, वैशाली। ठीक है, उसके बाद हो गया अंतिम वाला जो हम अभी देखे हैं वो कश्मीर में। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है। ऊपर वाला अंत में हुआ था कश्मीर में। निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। कनिष्क ने। तो इसको भी याद रखने का तरीका है, इसको बोलते हैं अका अक। क्या बोलते हैं? अका अक। अका अक। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, ठीक है, अशोक और कनिष्क। लास्ट वाला जो है ये कनिष्क। और ये कहाँ हुआ था? कश्मीर में। इसको क्या बोले हैं? रब पाकू। कैसे याद रखना है? रब पाकू या रब पाक। रब पाक। रोस हो गया राजगीर, वो से वैशाली, कौ से पाटलिपुत्र, कौ से कश्मीर। तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अजातशत्रु के समय में कहाँ हुआ था? राजगीर में। कालाशोक के समय में कहाँ हुआ था? वैशाली में। ठीक है, अशोक के समय में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कनिष्क के समय में कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में। अब आगे बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। अभी जो आपको ट्रिक बताया है वो अगर आप याद रखते हैं तो उससे आपको सभी प्रश्न और उत्तर याद हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यह कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। बस यही दोनों अंतर है, महायान और
हीनयान में। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्टार लगा दिया गया है लेकिन कभी कहीं कहीं पंचम लिया जाता है। आइए इसकी विशेषता यानी इसका जो व्याख्या दिया गया इसको पढ़ते हैं। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हुएनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं सदी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देखकर वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। किसने लगवाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह सुरक्षित और है, केवल इसी गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र सुंग, 1 बार पुरवर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। चीनी यात्री सुंग युन कौन? सुंग युन ने भारत की यात्रा कब किया था? तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में चीनी यात्री सुंग युन भारत का यात्रा किया था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ। वे शिक्षक जिन्हें बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया वे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अलार कलाम एवं रुद्रकराम पुत्र। किसने? अलार कलाम एवं रुद्रकराम पुत्र ने। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आत्मदमन। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महाकेंद्र था। किस धर्म का? तो बौद्ध धर्म का। अब आता है हमारा जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। तो जैन धर्म में जो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जमाली, यानी उनके दामाद। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? इसका आंसर हो जाएगा सी, पावापुरी में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 14 पूर्व। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। कौन थे? मखली गोसाल। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? इसका आंसर हो जाएगा सी, खारवेल का। खारवेल का जो है जैन धर्म के प्रति काफी झुकाव था। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्व आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया तो हो जाएगा ये जिम्बिग्राम। ठीक है, जिम्बिग्राम। अब है शैव तथा भागवत धर्म। इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, गुप्त वंश की सबसे अधिक थी। नामपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर भारत के क्षेत्र में। यानी जब हम ये भारत का मैप देखते हैं तो इसमें हमको क्लियर रूप से समझ में आना चाहिए कि ये हमारा जो उत्तर भारत का क्षेत्र है इधर वाला
इस क्षेत्र में विकास हुआ। ये हमारा पूरब हो गया, इधर का भाग पश्चिम हो गया और ये इधर वाला दक्षिण हो गया। अब है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। तो राजनीतिक दशा क्या था? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसमें स्टार लगा हुआ है। चलिए व्याख्या देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। बिहार लोक सेवा आयोग इसका उत्तर ए माना है, यानी उदयन को माना है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? इसमें भी स्टार लग गया। तो इसके अनुसार जो है आपको जब ऊपर वाला हम व्याख्या पढ़ते हैं तो इस व्याख्या को जब हम अच्छे से पढ़ते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा हमारा? देखिए अजातशत्रु जो है स्थापना किया था। अब है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया या स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उदयन ने। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो बसाया था अजातशत्रु ने। और राजधानी स्थानांतरित की बात किया जाए तो ये उदयन ने किया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, उदयन ने। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन काल में यानी ये अगर हमारा गंगा नदी है तो इसके दक्षिणी भाग को, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आइए इसके व्याख्या को हम देखते हैं और समझते हैं। बोला गया प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्त प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक राज्य था। ठीक है। अब है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किया? तो हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? बिंबिसार ने किया था। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या है? तो राजगीर का प्राकृतिक नाम राजगिरी है। क्या है? राजगिरी है। अब है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब है ये हमारा महाजनपद है, उसकी राजधानी से मिलाना है। मल्ल, सबसे पहला था मल्ल की राजधानी कुशीनारा। कहाँ हो जाएगा? कुशीनारा। अंग की राजधानी चंपा। गंधार की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। आइए एक बार और इसको अच्छे से हम देख लेते हैं, याद करते हैं। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर। अब अंग की राजधानी चंपा। ठीक है। गंधार की राजधानी तक्षशिला। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। कहाँ थे? वैशाली में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, राजगिरी या गिरी ब्रिज। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा ई, ग्रुप में से कोई नहीं। तो प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या राजगीर थी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंगुत्तर निकाय में। यानी 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। प्रघोत कहाँ का राजा था? प्रघोत कहाँ का राजा था? इसका आंसर हो जाएगा डी, अवंती का राजा था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी, जीवक था। कौन था? जीवक था। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने किया। किस वंश ने? मौर्य वंश ने किया। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो व्याख्या है इसका, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल था। कौन था? खारवेल। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर सी, हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुफा लेक के नाम से। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, खारवेल के द्वारा। अंग जनपद की राजधानी थी। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। अब है हमारा यूनानी आक्रमण। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद। कौन था? घनानंद। मौर्य साम्राज्य। अब है सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया? तो विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। कौन है? विशाखदत्त। यानी इसके बुक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। किसका दूत था? सेल्यूकस का दूत था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणी में विभाजित किया था। कितने श्रेणी में विभाजित किया था? 7 श्रेणी में विभाजित किया था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न इसमें कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो है इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अब है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए कुछ घटना स्थान है, संबंधित व्यक्ति, जिसको डायरेक्ट मिला देते हैं। चोल गंगम झील राजेंद्र प्रथम। धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने किया था। प्रयाग की सभा हर्षवर्धन। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये इसका आंसर होगा सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? कलिंग विजय का वर्णन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका व्याख्या है कि अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा की आत्मकथा प्रस्तुत है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो यानी कलिंग विजय का वर्णन जो है किसमें? 13वें शिलालेख में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो है भाबरू स्तंभ लेख। कौन है? भाबरू स्तंभ लेख। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश था बड़ों का सम्मान। क्या था? बड़ों का सम्मान। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्रयुक्त भाषा जो है वो प्राकृतिक भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राकृतिक भाषा है।
अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? कौन सी लिपि लिखी गई है? तो ब्राह्मणी लिपि लिखी गई है। भाषा की बात किया जाए तो प्राकृतिक भाषा लिखी गई है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि, यानी इधर से शुरू करके इधर लिखी जाती है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो यह हो जाएगा आंसर सी, खरोष्ठी लिपि। अशोक के शिलालेख को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? इसका आंसर है ए, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ब्राह्मणी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है सी, बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डी, बृहद्रथ था। अशोक की नीति की आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया है? इसका आंसर ए, रोमिला थापर ने विश्वास किया है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर है सी, तक्षशिला था। अब है मौर्योत्तर काल। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से उसके शासन का सही कालानुक्रम में सजाइए। उसको सजाना है तो सबसे पहले हो जाएगा मौर्य काल, फिर हो जाएगा सुंग वंश, उसके बाद फिर हो जाएगा हमारा कण्व वंश, उसके बाद कुषाण वंश। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? इसका आंसर होगा सी, बालपुत्र ने। किसने? बालपुत्र ने। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कर्ण सुवर्ण। कर्ण सुवर्ण हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद हो जाएगा प्राग ज्योतिष। प्राग ज्योतिष हो जाएगा असम। गिरनार हो जाएगा कहाँ? गिरनार हो जाएगा गुजरात। प्रतिष्ठान हो जाएगा महाराष्ट्र। आइए एक बार देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ के अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? तो ये रुद्रदामन ने किया था। किसने किया था? रुद्रदामन ने किया था। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो भीम कड़फिसेस ने स्वर्ण मुद्रा यानी सोने का जो मुद्रा यानी सिक्का चलाया था सर्वप्रथम तो भीम कड़फिसेस ने। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, कण्व वंश ने राज किया था। अब है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो है स्कंदगुप्त। जिसने हुनों को पराजित किया था वो है स्कंदगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है बी, कुमार गुप्त था। कौन था? कुमार गुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो इसका आंसर होगा सी, गुप्त युग। किसने? कुमार गुप्त ने। निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो इसका आंसर है बी, कौटिल्य जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे।
नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका आंसर सी, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन ए और बी दूसरा कारण है, यानी आर जो है कारण है। इसको पढ़ते हैं फिर देखेंगे। ये है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्राश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो है व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा किया था। चीनी यात्री सुंग युन भारत के यात्रा किया था। तो यहाँ पर दिया हुआ उत्तर ई, इनमें से कोई नहीं। जब हम पीछे देखे थे उसमें 515 520 दिया हुआ था। अब आइए इसको देखते हैं डिटेल्स से। इसका व्याख्या क्या कहता है? चीनी यात्री सुंग युन ने 518 ईस्वी से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा तथा इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म को प्रतियां एकत्रित किया, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ से संबंधित प्रतीत थे वो सबको एकत्रित किया। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति कौन सी? ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ यानी भरौच था जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैंप बे से भी उत्तर भारतीयों का व्यापार होता था। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, गुप्त वंश ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपज का छठा भाग। कितना? उपज का छठा भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो इसका आंसर होगा सी, 1/6। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। ठीक है, तो बोला उर्वरा या उपजाऊ, मरु मतलब रेगिस्तान, शाहबला यानी घास, देवमातृ यानी वर्षा से सिंचित। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसमें सही है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख या प्रशस्ति का लेख कौन था? तो इसका आंसर है बी, कवि हरि सेन। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसका आंसर है बी, इक्ष्वाकुक। राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब है आगे हून राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो प्रकाश धर्मन के द्वारा। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना पुष्यभूति ने किया था। कवि बाणभट्ट निवासी था। कहाँ का निवासी था? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। बाणभट्ट के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों के मध्य काफी मतभेद देखने को मिलता है।
कुछ विद्वान के अनुसार उनका जन्म बिहार के सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकुटा नामक गांव में हुआ था, जबकि कुछ विद्वान के अनुसार उनका जन्म उत्तर प्रदेश में कान्यकुब्ज यानी कन्नौज के समीप प्रतिकुट गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? तो ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय हौ से हर्षवर्धन, हो से ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी, मथुरा था। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असमय पर शासन किया था? हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो भास्कर वर्मन। किसने किया था? भास्कर वर्मन ने। 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? इसका आंसर है बी, हर्ष। कौन? हर्ष। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? इसका आंसर है सी, न्याय का विकास हुआ। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इसका आंसर है ए, आर्यभट्ट। इनमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। अब क्या देखेंगे? स्थापत्य कला को हम देखेंगे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया जाता है? तो आजीविकों के आश्रय के रूप में किया जाता था। अब है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। कौन थे? चंदेल। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो इसका आंसर है ए, कुषाणों के समय में फली फूली। कला की गंधार शैली निम्न में से फली फूली कुषाणों के समय में। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो गांधार शैली में। किस शैली में? गांधार शैली में प्राप्त हुई है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल या गुप्त कला। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में स्थित है, यानी बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अवस्थित है अजंता में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो चंदेल जो है सहयोगी थे। अब है बाराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? ये स्थित है भारत जावा कला, है ना, भारत जावा कला का उदाहरण है। बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल है। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। अब है दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजययालय। कौन था? विजययालय। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली के लिए ये प्रसिद्ध था। कौन सा मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है?
तो पल्लव ने बनाया, पल्लव वंश ने बनाया, और कहाँ बनाया? तो तमिलनाडु में। क्या बनाया? कैलाशनाथ मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो एकाम्बरेश्वर है ना, एकाम्बेश्वरार मंदिर। एकाम्बेश्वरार मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है? कांचीपुरम में अवस्थित है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो राजराज प्रथम के द्वारा, राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कुरवूर या करूर। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? संगम साहित्य में नहीं हुआ, तो कदम का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था कौन? उरैयूर। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण या फिर आकर्षक द्वार को क्या कहते हैं? तो इसको गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो चेर ने। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो चेर ने स्थापित किए थे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक ने किया था। किसने किया था? वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो कार्तिकेय। मुद्राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी विशाखदत्त है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? अभी तुरंत पर है मेगास्थनीज। अब है कॉलम ए और 2 को मिलान करने वाला, तो डायरेक्ट हम इसके आंसर को देखते हैं। बृहत संहिता बराहमिहिर। बृहत संहिता के लेखक कौन है? बराहमिहिर। मूषिका मसा या मूषिका वंश के लेखक अतुला या अतुल है। राजतरंगिणी के कलहन है। विक्रमांक देव चरित्र के बिल्हन है। एक बार फिर से, बृहत संहिता बराहमिहिर, मूषिका मसा या मूषिक वंश अतुल, राजतरंगिणी कलहन, विक्रमादेव चरित्र बिल्हन। ये भी मिलान करने वाला है, इसके भी आंसर को देखते हैं। लेखक है और पुस्तकें हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। नीतिसार के लेखक कामंदक है और कुमार संभवम के कालिदास है। एक बार फिर से, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, नीतिसार के कामंदक है, कुमार संभवम के कालिदास है। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ये देखिए, ये पॉलिटिक्स पर आधारित है, राजनीति पर आधारित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो कौटिल्य। कौन था? कौटिल्य। अब है इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? तो महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रहसनम। अब एक बार फिर से देखते हैं पूरा। मत्तविलास प्रहसनम, महेंद्र वर्मन प्रथम, आमुक्त माल्यार्थ, कृष्णदेव राय, समरांगन सूत्रधार, राजा भोज, ठीक है, मानसोल्लास, सोमेश्वर तृतीय। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो इसके अभी तक लेखक जो है प्राप्त नहीं है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवर्त दाई है। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये हो गया चंद्रवर्त दाई के द्वारा लिखी गई। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो यह है भास है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक कौन था? तो इसका आंसर डी भारवी।
उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मांगों पर मौन है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देंगे, जिससे आपको हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होंगे, चाहे वो TRE 4 संबंधित हो, BPSC 72वीं संबंधित हो, करंट अफेयर हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिले और इसका लाभ आपको मिले और आप अपनी एक सीट को पक्का कर पाए आसानी से। अब हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाणभट्ट। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हम देखेंगे। ठीक है, चरक का संबंध चिकित्सा से था, ब्रह्मगुप्त गणित से, ब्राह्मीर ज्योतिषी से, विशाखदत्त नाटककार से। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? ये कामंदक के द्वारा लिखी गई है। अब पूर्व मध्यकाल कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव। कौन था? नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। कौन था? हरि सिंह था। बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में अवस्थित है। बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था। तो यही दोनों 1 और 2 सही है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो धर्मपाल है। देख रहे हैं, एक ही प्रश्न को बार बार घुमा घुमा करके पूछा गया है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ है? तो कर्नाट राजवंश। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किस शासनकाल में हुआ था? तो कर्नाट राजवंश के समय में शुरू हुआ था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में। कहाँ? बिहार में। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुल्तान जैनुल आबदीन। कौन था? सुल्तान जैनुल आबदीन। तो ये हमारा यहाँ पर जो है पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास हमारा PYQ जो BPSC में पूछा गया था वो हमारा खत्म होता है। अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास के साथ। तब तक के इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय।